हेलो क्लास, कैसे हो सब। चलो आज फटाफट अपनी टाइम मशीन में बैठो और सीधा चलते हैं उस टाइम में जब इंडिया एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत कर रहा था। सो नोटबुक्स निकाल लो, थोड़ा सीट बैक करके रिलैक्स करो, cause we're about to dive into a fascinating story। सोचो जरा, साल है 1947। हम आजाद हो गए। हर तरफ जश्न का माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं। लेकिन पार्टी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा था। इतना बड़ा देश, इतने अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, इसको चलाएगा कौन और कैसे? कोई तो रूल बुक होनी चाहिए ना, जैसे स्कूल चलाने के लिए होती है। एग्जैक्टली एक नए देश के लिए जरूरी था एक नया कानून, एक ऐसी रूल बुक जो सबके लिए सेम हो, चाहे कोई कहीं भी रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो या किसी भी भगवान को मानता हो। एक ऐसी किताब जो बताए कि देश कैसे चलेगा, सरकार की क्या पावर्स होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों के राइट्स क्या होंगे। और इसी रूल बुक को नाम दिया गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसको ऐसे समझो, ये आजाद इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी ग्रुप प्रोजेक्ट था। स्कूल वाला ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं, जिसमें एक काम करता है और बाकी सब ये देश का प्रोजेक्ट था, जिसमें मार्क्स नहीं, देश का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। और इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी मिली एक बहुत ही स्पेशल टीम को, और उस टीम का नाम था द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी। इसमें देश के कोने कोने से आए हुए बेस्ट ब्रेन्स थे, ज्ञानी लोग थे, जिनका सिर्फ एक ही मिशन था, इंडिया के लिए एकदम सॉलिड संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। और देखो, हर अच्छी टीम में एक कैप्टन होता है और एक स्टार प्लेयर, राइट? तो इस सुपर हीरो टीम के प्रेसिडेंट यानी इसके हेडमास्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब वो टीम जो एक्चुअली संविधान का पूरा ड्राफ्ट लिख रही थी, उसके चेयरमैन थे द वन एंड ओनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी लीडरशिप ने ही इस पूरे काम को डायरेक्शन दी। और ये काम कोई एक दो दिन का नहीं था। ये सफर शुरू हुआ दिसंबर 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली। फिर आज़ादी के ठीक बाद अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। उसके बाद 2 साल से भी ज्यादा दिन रात मेहनत, बहस, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस, तब जाकर नवंबर 1949 में हमारा संविधान तैयार हुआ। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। हाँ, वही दिन जिसे हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। सोचो तो जरा, लगभग पूरे 3 साल तक देश के सबसे समझदार लोग एक साथ बैठे ताकि हमारा और आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। इट्स जस्ट अमेजिंग, है ना? लेकिन इतनी बड़ी किताब लिखने से पहले शुरुआत कहाँ से करें? एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए ना। जैसे घर बनाने से पहले एक नक्शा बनता है कि कहाँ किचन होगा, कहाँ बेडरूम, एक विजन कि हम आखिर कैसा इंडिया बनाना चाहते हैं। और वो ब्लूप्रिंट, वो विजन पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बेसिकली इसमें लिखा था कि आज़ाद इंडिया के क्या गोल्स होंगे, क्या सपने होंगे, क्या उसूल होंगे। ये रेजोल्यूशन ही आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा बनी, उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन। और इस रेजोल्यूशन की सबसे पावरफुल लाइनें थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, आज़ाद इंडिया में असली पावर किसी राजा या किसी अंग्रेज के पास नहीं होगी, बल्कि देश के आम लोगों यानी द पीपल के हाथ में होगी। हम ही अपनी सरकार चुनेंगे और हम ही देश चलाएंगे। व्हाट अ पावरफुल आइडिया, राइट? और इसी विजन से निकला हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन पेज, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। ये पूरे संविधान का एक छोटा सा समरी है। इसमें 5 ऐसे सितारे यानी कीवर्ड्स हैं जो हमारे देश की पहचान है। चलो एक एक करके इन सितारों को और T20 स्टाइल में समझते हैं। पहला सितारा है सॉवरेन। 200 साल की गुलामी के बाद इस एक शब्द का मतलब सब कुछ था। सॉवरेन का सीधा मतलब है कि अब हम अपने मालिक खुद हैं। इंडिया अपने फैसले खुद लेगा, चाहे वो देश के अंदर के हो या बाहर के। कोई दूसरा देश हमें ये नहीं बता सकता कि क्या करना है। फुल कंट्रोल, फुल आज़ादी। दूसरा सितारा सोशलिस्ट। वैसे ये वर्ड बाद में 1976 में ऐड किया गया था। इसका मकसद था कि आज़ादी का फायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों को ना हो, देश में सबको बराबरी का मौका मिले, अमीर और गरीब के बीच का गैप कम हो और सभी को एक अच्छी जिंदगी जीने का हक मिले। तीसरा सितारा सेक्युलर। ये भी 1976 में ही ऐड हुआ। देखो, हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था। इसका मतलब है कि इंडिया का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और हर इंसान को अपनी मर्जी से कोई भी धर्म मानने की पूरी आज़ादी है। चौथा सितारा डेमोक्रेटिक। अरे, इसका मतलब तो हम सब अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, यानी हम वोट देकर अपनी सरकार चुनते हैं। वही पावर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।
हमारा एक एक वोट देश का फ्यूचर डिसाइड करता है। कितनी बड़ी पावर है ये, सोचो। और पांचवा सितारा, रिपब्लिक। अब इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। देश का जो सबसे बड़ा हेड है यानी प्रेसिडेंट, वो चुना जाएगा, वो भी एक फिक्स टाइम के लिए। यहां पोजीशन काबिलियत से मिलती है, खानदान से नहीं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो, एक प्योर डेमोक्रेसी में अगर मेजॉरिटी लोग वोट करके कहें कि माइनॉरिटी को उनके राइट्स नहीं मिलने चाहिए, तो उनके राइट्स छीन लिए जा सकते हैं। लेकिन एक रिपब्लिक में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक राइट्स की गारंटी देता है, जिन्हें मेजॉरिटी भी नहीं छीन सकती। इससे पता चलता है कि हमारे फाउंडर्स कितनी दूर की सोचते थे। और पता है सबसे कूल बात क्या है? ये रूल बुक कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जब ये बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे। आज ये बढ़कर 448 से भी ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब साफ है, हमारा संविधान जरूरत के हिसाब से बदलता है, इवॉल्व होता है। ये एक जिंदा डॉक्यूमेंट है। और एक आखिरी मजेदार फैक्ट, संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को हमने अपने नेशनल एंथम जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को भी ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी और प्राइड के सिंबल्स हैं। तो क्लास, ये थी हमारे संविधान के बनने की कहानी। लेकिन अब एक सवाल आपसे। ये 5 सितारे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनका आज आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में असली मतलब क्या है? इस पर सोचना जरूर। तो आज की स्पेशल क्लास में हम इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट किताब की बात करेंगे। नहीं, कोई हिस्ट्री या साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं है ये, बल्कि वो किताब जो पूरे टीम इंडिया को चलाती है, हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो रेडी हो? लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, जरा सोचो, इतना बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर, फेस्टिवल्स, खाना पीना, ये सब एक साथ एक टीम की तरह आखिर चलता कैसे है? कोई मैजिक है क्या? वेल, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है एक सॉलिड मास्टर प्लान। और वो मास्टर प्लान है हमारा संविधान। ये है देश की सबसे बड़ी, सबसे मोटी रूल बुक। और जब मैं बड़ी कहता हूं ना, तो मेरा मतलब है बहुत बड़ी। ये एक किताब नहीं, समझ लो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, जिसमें देश को चलाने का हर एक रूल लिखा हुआ है। ओके, आसान भाषा में समझाता हूं। आपके फोन में एंड्रॉइड या iOS होता है ना, जो पूरे फोन के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बस संविधान टीम इंडिया का वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। गवर्नमेंट कैसे बनेगी, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके और मेरे यानी सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे, सब कुछ इसमें लिखा है। और इसका स्केल देखो जरा, इसमें 448 आर्टिकल्स हैं। हर आर्टिकल एक रूल की तरह है। यही रीजन है कि इंडिया का संविधान दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पता है, इसको बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जस्ट इमेजिन द एफर्ट। और ये नंबर देखो, 106 अमेंडमेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी रूल बुक पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं ना, नई फीचर्स के साथ, बिल्कुल वैसे ही टाइम के साथ जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 86th अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। देखा, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो अब तक ये तो क्लियर हो गया कि ये रूल बुक क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रूल बुक के हिसाब से इंडिया का सिस्टम, इसका पूरा ढांचा आखिर है कैसा। चलो देश की वर्किंग को समझते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है पर ध्यान से सुनना। हमारा सिस्टम एक फैमिली जैसा है। ये फेडरल है। इसका मतलब स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश फैमिली के बड़े बच्चों की तरह हैं, जिनके पास अपनी डिसीजंस लेने की पावर है। लेकिन एट द सेम टाइम ये यूनिटरी भी है। मतलब फैमिली के हेड यानी पेरेंट्स की तरह सेंटर गवर्नमेंट सबसे स्ट्रांग है और फाइनल फैसला उनका ही होता है। एक परफेक्ट बैलेंस, राइट? और हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट्री। इसको ना स्कूल के एग्जाम्पल से समझो, इजी हो जाएगा। स्कूल के हेड कौन होते हैं? प्रिंसिपल, राइट? लेकिन रोज की क्लासेस, एग्जाम्स और स्कूल को आगे कौन बढ़ाता है? टीचर्स। बिल्कुल वैसे ही प्रेसिडेंट हमारे देश के हेड हैं, पर असली शो कौन रन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम यानी कैबिनेट। समझे? और यहां आती है एक बहुत ही खूबसूरत बात। अमेरिका में आप पहले एक स्टेट के सिटीजन होते हो, जैसे कैलिफोर्नियन, और फिर अमेरिकन। पर इंडिया में आप कहीं से भी हो, पंजाब, केरला, गुजरात, आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो, एन इंडियन। एक देश, एक पहचान। यही है सिंगल सिटीजनशिप। चलिए अब आते हैं इस रूल बुक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, वो हिस्सा जो डायरेक्ट आपसे और मुझसे जुड़ा है। हमारे अधिकार यानी राइट्स और हमारे कर्तव्य यानी ड्यूटीज। ये वो प्रॉमिसेस हैं जो देश हमसे करता है और वो जिम्मेदारियां जो देश हमसे चाहता है। अच्छा, एक सवाल है मेरा।
क्या आपको पता है कि आपके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं? ऐसे पावर्स जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट भी नहीं। ये पावर्स जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, आखिर आपको दिए किसने? सोचा है कभी? बिल्कुल सही, हमारी इसी रूल बुक ने, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हैं आपके सुपर पावर्स। राइट टू इक्वालिटी यानी कानून के नज़र में सब बराबर। राइट टू फ्रीडम, बोलने की और कहीं भी आने जाने की आज़ादी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इनमें से कोई भी पावर आपसे छीनी जाए तो आप आर्टिकल 32 यूज करके डायरेक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इससे पावरफुल और क्या होगा बताओ? लेकिन जैसा हर सुपर हीरो मूवी में कहते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इन सुपर पावर्स के साथ आती हैं हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान की रिस्पेक्ट करें, देश की एकता को बनाए रखें और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। राइट्स और ड्यूटीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ठीक है, ये राइट्स और ड्यूटीज तो मिल गए, पर क्या इनका रियल लाइफ में कोई असर होता है? चलो इसको एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल से समझते हैं, विमेन एम्पावरमेंट। देखते हैं कि हमारी रूल बुक ने इस मामले में क्या जमीन आसमान का फर्क लाया है। सबकी शुरुआत होती है इस एक वादे से। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि जेंडर के बेसिस पर, यानी लड़का या लड़की होने के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये एक प्रॉमिस है, एक नींव है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी हुई है। और ये देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं है, इनके पीछे कॉन्क्रीट रूल्स है। आर्टिकल 14 कहता है कानून सबके लिए बराबर है, सिंपल। आर्टिकल 15 भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 39D कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और आर्टिकल 243D तो गांव के पंचायत में वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व करता है ताकि वो भी लीडरशिप में आ सकें। दिस इज रियल एम्पावरमेंट इन एक्शन। और जब संविधान इतना मजबूत फाउंडेशन देता है तो हमें इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर मिलती हैं, विजय लक्ष्मी पंडित जैसी यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट मिलती हैं और सुचेता कृपलानी जैसी इंडिया की पहली महिला चीफ मिनिस्टर मिलती हैं। ये इस बात का सबूत है कि जब रूल बुक मौका देती है तो नतीजे कितने शानदार होते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर। हमने संविधान को एक रूल बुक कहा, पर यह किसी म्यूजियम में रखी पुरानी धूल खाती हुई किताब नहीं है। इसे कहते हैं एक लिविंग डॉक्यूमेंट। पर इसका मतलब क्या है? याद है हमने अमेंडमेंट्स की बात की थी, 100 से ज्यादा बदलाव। ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान हमारे साथ ग्रो करता है। जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है, जरूरतें बदलती हैं, हमारा संविधान भी अपने आप को अपडेट करता है। ये 1950 में आके रुक नहीं गया है, ये जिंदा है। इट्स अलाइव एंड किकिंग। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि संविधान सिर्फ रूल्स का कलेक्शन नहीं है। ये हम 140 करोड़ लोगों की कहानी है, हमारे आज़ादी के स्ट्रगल की, हमारे सपनों की और एक बेहतर इंडिया बनाने की उम्मीद की कहानी। ये वो धागा है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। और अब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये जिंदा है और इसके नए चैप्टर्स हर रोज लिखे जा रहे हैं। तो सोचिए, इस महान रूल बुक का अगला चैप्टर लिखने में आपका क्या रोल होगा? थिंक अबाउट इट। चलो क्लास, आज ना हम एक टाइम मशीन में बैठकर एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां एक नया नया आज़ाद देश, जिसके पास सच कहूं तो जश्न मनाने के अलावा कुछ नहीं था, अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी है हार ना मानने की, बड़े बड़े सपने देखने की और हाँ, गलतियों से सीखने की भी। रेडी हो फॉर दिस अमेजिंग जर्नी थ्रू इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री? लेट्स गो। सारा सोचो, साल है 1947, हवा में जश्न घुला हुआ है, हम आज़ाद हो गए, अमेजिंग फीलिंग। लेकिन जब जश्न थोड़ा शांत हुआ ना, तो एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। अंग्रेज तो चले गए, पर पीछे क्या छोड़ गए? एक बिल्कुल खाली तिजोरी। अब इतने बड़े देश को चलाया कैसे जाए? यही उस वक्त का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट चैलेंज था। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। इस सफर को आगे समझने के लिए पहले हमें अपना स्टार्टिंग पॉइंट तो देखना होगा, राइट? आखिर अंग्रेजों से विरासत में मिला क्या था? मैं बताता हूं। पिक्चर बहुत खराब थी। इट वॉज अ कंप्लीट एंड अटर मेस। देखो, अंग्रेजों ने हम पर लगभग 250 साल राज किया और उन्होंने सिस्टमैटिकली, मतलब बिल्कुल प्लान करके हमारी इकोनॉमी को अपने फायदे के लिए यूज किया। हमारी जो वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, उसे बर्बाद कर दिया ताकि वो अपने मशीन से बने कपड़े यहां बेच सकें। हमारे किसानों को जबरदस्ती ऐसी चीजें उगाने को कहा गया जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और वो और गरीब हो गए। एक्सपर्ट्स इसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। इसका मतलब उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे इंडिया की ग्रोथ रुकी ही नहीं, बल्कि हम और पीछे चले गए। सोचो, हमें जीरो से नहीं, माइनस से शुरू करना था। लेकिन हमारे लीडर्स हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्हें पता था
कि इस मुसीबत से निकलने के लिए एक सॉलिड, एक दमदार प्लान की जरूरत है। अंधेरे में तीर चलाने से काम नहीं बनेगा। देश के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। और पता है, आज़ादी से पहले ही 1945 में इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट्स, सोचो, टाटा, बिरला, सब एक साथ आए। उन्होंने एक बॉम्बे प्लान बनाया और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? उन्होंने, यानी देश के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट्स ने कहा कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को लीड लेना होगा। कैन यू इमेजिन दैट? टॉप बिजनेसमैन गवर्नमेंट कंट्रोल मांग रहे थे। इससे आप सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हो। तो आज़ादी के बाद 3 बड़े गोल सेट किए गए। नंबर 1, मॉडर्नाइजेशन, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनेंगी। नंबर 2, सेल्फ रिलायंस, हम दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और नंबर 3, सोशलिज्म। अब इसका मतलब कम्युनिस्ट स्टेट नहीं था, बल्कि एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना, जहां देश की दौलत कुछ हाथों में ना रह जाए। गोल था ऐसी ग्रोथ जो सब तक पहुंचे, ना कि सिर्फ अमीर लोगों तक। अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता। ये क्या होता है? बड़ा सिंपल है। एक क्रिकेट टीम की तरह सोचो। टीम का नाम है टीम इंडिया। इस टीम में कुछ प्लेयर्स सरकारी हैं, जैसे BSNL, और कुछ प्लेयर्स प्राइवेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस। लेकिन खेल दोनों किसके लिए रहे हैं? इंडिया के लिए। तो सरकारी और प्राइवेट दोनों साथ साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। समझ आया? सिंपल। प्लानिंग का ये आइडिया अचानक से नहीं आया था। इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। कहानी शुरू हुई 1934 में सर M विश्वेश्वरैया की एक किताब से। फिर 1938 में कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और आखिरकार 1950s में आज़ाद भारत ने ऑफिशियल तौर पर प्लानिंग कमीशन की स्थापना की। इसका मिशन क्या था? देश के लिए अगले 5 साल का डेवलपमेंट प्लान तैयार करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन 5 ईयर प्लान्स का रोचक सफर। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि देश ने कैसे कदम दर कदम तरक्की की। दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग। और व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट। पहला 5 ईयर प्लान एक सुपरहिट साबित हुआ। जरा नंबर्स देखो। नेशनल इनकम 10% बढ़ी और सबसे इंपॉर्टेंट, अनाज का प्रोडक्शन 20% बढ़ गया। ये उस देश के लिए बहुत बड़ी बात थी जो कुछ साल पहले भुखमरी से जूझ रहा था। सबको लगा हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। पहले प्लान की सक्सेस के बाद ना कॉन्फिडेंस आसमान पर था। तो सेकंड प्लान में स्ट्रैटेजी ने एक पूरा यू टर्न ले लिया। पहला प्लान जमीन से जुड़ा था, बैक टू बेसिक्स था, खेती बाड़ी पर फोकस्ड। लेकिन सेकंड प्लान का मोटो था ड्रीम बिग। फोकस सीधा शिफ्ट हो गया हैवी इंडस्ट्रीज पर, बड़े बड़े स्टील प्लांट्स, मशीन बनाने वाले फैक्ट्रीज और बहुत कुछ। और इस ड्रीम बिग वाली स्ट्रैटेजी के पीछे दिमाग था प्रोफेसर PC महालानोबिस का। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टैटिस्टिशियन। उनका मॉडल, जिसे नेहरू महालानोबिस मॉडल भी कहते हैं, इस बात पर बेस था कि अगर देश को तेजी से आगे बढ़ाना है तो हमें हेवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना ही होगा। लेकिन हर बार सफलता मिले जरूरी नहीं। तीसरा 5 ईयर प्लान एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट साबित हुआ। यहां देखो, हमारा टारगेट था 5% ग्रोथ का, लेकिन हम मुश्किल से 1 से 2% ही हासिल कर पाए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी 1962 की चाइना के साथ जंग। देश का पूरा ध्यान और पैसा, सब कुछ डिफेंस पर डाइवर्ट करना पड़ा। तीसरे प्लान के झटके के बाद आगे के प्लान्स देश की जरूरतों के हिसाब से बदलने लगे। चौथे प्लान का फोकस ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी पर था। फिर आया 5वां प्लान, जो इंदिरा गांधी के उस पावरफुल नारे गरीबी हटाओ के लिए जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। अब हम डायरेक्ट गरीबी और बेरोजगारी पर अटैक कर रहे थे। जवाहर रोजगार योजना जैसी स्कीम्स आईं, मतलब प्लानिंग अब लोगों की आम समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। और जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी के करीब पहुंचे, डेवलपमेंट की डेफिनेशन ही बदलने लगी। अब प्लान सिर्फ सड़क और फैक्ट्री के बारे में नहीं थे। नहीं, अब बात हो रही थी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस की, पॉपुलेशन कंट्रोल की और पब्लिक हेल्थ स्कीम्स की। फोकस अब सिर्फ इकोनॉमी बनाने से हटकर हर नागरिक की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने पर आ गया था। और फिर आया इस किताब का आखिरी चैप्टर, 12वां, यानी 12th 5 ईयर प्लान, जो 2012 से 2017 तक चला। इस सीरीज का आखिरी प्लान था। इसके बाद 60 साल से चली आ रही 5 ईयर प्लान की परंपरा खत्म हो गई। एक युग का अंत हुआ। तो आखिर प्लानिंग कमीशन को रिटायर क्यों किया गया और उसकी जगह कौन आया? चलिए देखते हैं इस बड़े बदलाव को, प्लानिंग के एक नए दौर को। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस क्यों करना पड़ा? अच्छा, इसको ऐसे समझो। प्लानिंग कमीशन ना एक पुराने नोकिया फोन जैसा हो गया था। मजबूत था, बहुत काम किया, पर वक्त के साथ आउटडेटेड हो गया। आज की दुनिया में वन साइज फिट्स ऑल प्लान काम नहीं करता। हर स्टेट की जरूरत अलग है, राइट? हमें एक नए फ्लेक्सिबल स्मार्ट सिस्टम की जरूरत थी, एक स्मार्टफोन की तरह।
और इसीलिए 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये 5 साल के एक प्लान पर नहीं, बल्कि 3 लेयर्स में काम करता है। पहला, एक 15 साल का लंबा विजन, एक लंबा सपना कि हम 15 साल बाद इंडिया को कहां देखना चाहते हैं। दूसरा, उस विजन तक पहुंचने के लिए एक 7 साल की स्ट्रैटेजी, एक रास्ता। और तीसरा, हर 3 साल का एक एक्शन प्लान, जिसमें छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं जिन्हें अचीव करना आसान हो। तो हमने प्लानिंग के एक टॉप डाउन मॉडल से एक कोलैबोरेटिव लॉन्ग टर्म विजन वाले मॉडल की तरफ शिफ्ट किया है। और अब क्लास, आखिरी सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम नीति आयोग भारत की ग्रोथ इंजन को और तेज रफ्तार दे पाएगा? इस पर सोचना जरूर। सोचो, वर्ल्ड वॉर II के बाद पूरी दुनिया 2 टीम्स में बंट गई थी और आप एक नए नए आजाद हुए देश हैं। अब आपको चुनना है, टीम ए या टीम बी। इसी मुश्किल सवाल से जन्मी एक तीसरी कहानी, द नॉन अलाइंड मूवमेंट। चलिए आज इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक में जंप करते हैं। सोचो जरा, वर्ल्ड वॉर II अभी अभी खत्म हुआ है, आपका देश फाइनली आजाद हो गया है, फ्रीडम। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया 2 सुपर पावरफुल टीम्स में बंट चुकी है। एक तरफ है टीम यूएसए, दूसरी तरफ है टीम यूएसएसआर, और दोनों आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। कम ऑन, जॉइन अस, नो जॉइन अस। क्या करेंगे आप? किसकी टीम चुनेंगे? सीरियसली सोचो। और ये कोई मजाक नहीं था, यही उस वक्त की सच्चाई थी। दुनिया बिल्कुल साफ साफ 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी देश जो खुद को कहते थे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर और उसका सोशलिस्ट कैंप। और इनके बीच चल रहा था कोल्ड वॉर, मतलब कोई आमने सामने की फायरिंग नहीं, पर टेंशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पर रहता था। लेकिन कुछ देशों ने सोचा, यार अभी तो आज़ादी मिली है, इतनी मुश्किल से फिर से किसी बड़े पावर के नीचे क्यों आ जाएं? ना हमें टीम यूएसए में जाना है, ना टीम यूएसएसआर में। हम अपना अलग आज़ाद रास्ता बनाएंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई एक तीसरे रास्ते की कहानी, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये नॉन अलाइनमेंट आखिर है क्या चीज़? बहुत सिंपल शब्दों में, ये एक पॉलिसी है। ये पॉलिसी कहती है, देखो भाई, हम किसी भी पावर ब्लॉक या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ादी से तय करेंगे और हम सबके दोस्त रहेंगे, किसी के दुश्मन नहीं। और पता है ये नॉन अलाइनमेंट शब्द किसने दिया था? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा, एक चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है, नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या नहीं है। कई लोगों को गलतफहमी हुई कि इसका मतलब है दुनिया से कटकर अकेले कोने में बैठ जाना। बिल्कुल नहीं। और ना ही इसका मतलब था कि हर चीज पर चुप रहो, न्यूट्रल रहो। ये कोई पैसिव पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एक बहुत एक्टिव पॉलिसी थी। इसका मतलब था हम गलत को गलत कहेंगे और सही को सही, फिर चाहे वो गलत काम कोई भी सुपर पावर क्यों ना कर रहा हो। समझे? आप देखो, हर बड़े आइडिया के पीछे कुछ ग्रेट माइंड्स होते हैं, है ना? तो इस नए रास्ते के हीरो कौन थे? चलो मिलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडिंग फादर्स से। सबसे पहले हमारे अपने भारत से, जवाहरलाल नेहरू। उनका सपना था कि सादियों की गुलामी के बाद इंडिया दुनिया की स्टेज पर अपनी एक आज़ाद और दमदार आवाज़ रखे, किसी के प्रेशर में आए बिना। फिर दे यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो। मजेदार बात यह है कि वो खुद एक कम्युनिस्ट लीडर थे, लेकिन उन्होंने सोवियत यूनियन के डिक्टेटर स्टालिन के सामने झुकने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने देश के लिए एक अलग रास्ता चुना। इजिप्ट से दे गमाल अब्दुल नासिर। वो अरब दुनिया के एक बहुत पावरफुल लीडर थे और उन्होंने मिडल ईस्ट में इस मूवमेंट को एक मजबूत पहचान दी। और इंडोनेशिया से सुकर्नो, जिन्होंने आगे चलकर बंधुंग कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया और एशिया के देशों को इस मूवमेंट से जोड़ने में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये थे इस मूवमेंट के आर्किटेक्ट। ओके, तो अब लीडर्स मिल गए, आइडिया भी सुपर हिट हो गया, लेकिन एक इतने बड़े ग्रुप को चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल तो चाहिए ना। तो ये दोस्ती की बुनियाद, इसके नियम कैसे रखे गए, चलो पता करते हैं। ये मूवमेंट ना एक दिन में नहीं बना, ये एक पूरा सफर था। इसकी नींव रखी गई 1947 में नई दिल्ली में हुई एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस में। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई 1955 में इंडोनेशिया के शहर बंडुंग में, और आखिरकार 1961 में बेलग्रेड में इसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग यानी समिट हुई। एक छोटे से आइडिया से एक ग्लोबल मूवमेंट बनने का सफर। अमेजिंग, राइट? ऐसी बंधुंग कॉन्फ्रेंस में ये सब देश साथ आए और दुनिया में शांति और दोस्ती के लिए 10 प्रिंसिपल्स बनाए, 10 रूल्स। इन्हें आप कह सकते हैं इस नई दोस्ती के 10 कमांडमेंट्स।
ये देखो उन 10 प्रिंसिपल्स में से कुछ हाइलाइट्स। कितने सिंपल और पावरफुल है ना। सभी देशों की आज़ादी की इज्जत करो, सभी रेसेस को, सभी नस्लों को बराबर मानो, किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर्स में टांग मत अड़ाओ, अपने झगड़े लड़ाई से नहीं शांति से सुलझाओ और मिलजुल कर आगे बढ़ो। बेसिकली एक सिंपल फिलॉसफी थी, जियो और जीने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स तो बहुत अच्छे थे कागज पर, लेकिन असली दुनिया में, ग्राउंड पर इसका असर क्या हुआ? इस मूवमेंट ने आखिर अचीव क्या किया? लेट्स चेक द रिपोर्ट कार्ड। इनका मिशन बिल्कुल क्लियर था। उनका मकसद था दुनिया में टेंशन कम करना और शांति बढ़ाना। कॉलोनियलिज्म यानी दूसरे देशों पर कब्जा करने की पॉलिसी, उसको जड़ से खत्म करना। न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ आवाज उठाना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना और यूनाइटेड नेशंस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना। सोच लो, एक बहुत लंबी टू डू लिस्ट थी इनके पास। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, काम भी किया। जब अल्जीरिया और अंगोला जैसे देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, नैम ने उन्हें खुलकर सपोर्ट किया। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग-भेद की घिनौनी पॉलिसी थी, अपार्थाइड, उसके खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई। दुनिया को 2 टुकड़ों में बंटने से रोका और वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे बड़े इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस में गरीब देशों के लिए ज़्यादा राइट्स मांगे। सो दे वर रियली मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस। किसी भी आइडिया की सक्सेस का सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है? उसकी ग्रोथ, है ना? 1961 में जब पहली समिट हुई तो सिर्फ 28 मेंबर देश थे, और आज 120 से भी ज्यादा देश इस मूवमेंट का हिस्सा हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ये तीसरा रास्ता कितना जरूरी और पॉपुलर बन गया है। ओके क्लास, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। ये सब तो आधी सदी पुरानी बातें हो गईं। कोल्ड वॉर अब खत्म हो चुकी है, सोवियत यूनियन टूट चुका है। तो क्या आज के जमाने में नॉन अलाइंड मूवमेंट की कोई जरूरत है? क्या ये अब भी रेलेवेंट है? देखो, दुनिया पूरी तरह बदल गई है। पहले एक बाइपोलर वर्ल्ड था, मतलब 2 मेन पावर्स आमने सामने थे, USA और USSR। आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यहाँ अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, यूरोप है, इंडिया भी है, यानी बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। तो ऐसी दुनिया में नॉन अलाइनमेंट का क्या मतलब हुआ? इस सवाल पर ना मुझे नेहरू जी की एक बात हमेशा याद आती है। उनसे किसी ने पूछा कि क्या नॉन अलाइनमेंट आपका आइडिया है? तो उन्होंने कहा, मैंने इसे बनाया नहीं है, सिर्फ आवाज दी है। ये पॉलिसी तो भारत के हालातों से ही निकली है। इसका मतलब समझें? मतलब नॉन अलाइनमेंट कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। ये अपने देश के फायदे के लिए, अपने हालात के हिसाब से आज़ादी से फैसले लेने का एक तरीका है। तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आज की इस मल्टीपोलर दुनिया में जहां 2 नहीं बल्कि कई पावर सेंटर्स हैं, क्या अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखना, आज़ादी से अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करना और किसी एक कैंप में बंधकर न रहना, यानी नॉन अलाइनमेंट की असली स्पिरिट, क्या ये आज पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? व्हाट डू यू थिंक? इस पर सोचना जरूर। सोचो, एक देश, कोई भी देश, अपने दोस्त और दुश्मन आखिर चुनता कैसे है? आज ना हम इंडिया की पिछले 75 साल की कहानी में एक डीप डाइव लगाएंगे। पता है, इस कहानी में सब कुछ है। दोस्ती है, धोखा है, मजबूरी है और एक नए कॉन्फिडेंस का जन्म भी है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर जो ये सवाल है, इस पर आते हैं। फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति, ये है क्या चीज़? देखो, ये कोई स्कूल का प्लेग्राउंड तो है नहीं कि जिसने अपना टिफिन शेयर कर लिया, वो बेस्ट फ्रेंड बन गया। नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में हर देश सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट। मतलब हमारा फायदा किस में है। ये ना एक ग्लोबल चेस का गेम है, जहां हर चाल, हर मूव पावर और सर्वाइवल के लिए चली जाती है। तो आज हम इंडिया के मूव समझेंगे। ओके, तो इंडिया की 75 साल की फिल्म के ना 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला अमेरिका, द सुपर पावर। दूसरा रशिया, अ वेरी स्पेशल पुराना दोस्त। तीसरा चाइना, हमारा पावरफुल पड़ोसी। और चौथा पाकिस्तान, वो पड़ोसी जिसके साथ रिश्ता जन्म से ही कॉम्प्लिकेटेड है। इन चारों के साथ इंडिया का रिश्ता कैसे कैसे बदला, बस यही तो है पूरी फॉरेन पॉलिसी की कहानी। तो चलो टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा चलते हैं 1947 में। इंडिया अभी अभी आजाद हुआ है और दुनिया वो 2 बड़ी गैंग्स में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका की कैपिटलिस्ट गैंग, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट गैंग। कोल्ड वॉर का टाइम था, मतलब या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। सबको एक साइड लेनी पड़ रही थी। पर इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने कहा, नोप, हम किसी गैंग में नहीं हैं, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। ये सोच बहुत आइडियलिस्टिक थी, आदर्शों से भरी हुई थी, लेकिन इसकी वजह से इंडिया को आगे चलकर काफी मुश्किलें भी हुईं। अब जरा स्क्रीन पर देखो, ये 2 कॉलम, इनको आमने सामने देखोगे ना, पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। एक तरफ है अमेरिका, द ग्रेट डेमोक्रेसी,
पर कर क्या रहा था? हमारे दुश्मन पाकिस्तान को F-16 जैसे फाइटर जेट्स दे रहा था और ऊपर से हमें हमेशा लेक्चर देता रहता था। फिर आती है दूसरी साइड, कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन, जिसने हमें कभी ज्ञान नहीं दिया। यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर हमारे लिए बार बार वीटो पावर यूज किया और भिलाई स्टील प्लांट से लेकर मिग फाइटर जेट्स तक सब कुछ बनाने में हमारी मदद की। तो अब आप ही बताओ, ऐसे में इंडिया का नेचुरल झुकाव किस तरफ होता? और उसी टाइम चाइना के साथ हमारा रिश्ता बहुत उम्मीदों से भरा हुआ था। एक सपना था कि एशिया के दो बड़े देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। हर तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत दर्दनाक ट्विस्ट आने वाला था। और पाकिस्तान के साथ यहाँ तो भाई भाई वाला चैप्टर कभी शुरू ही नहीं हो पाया। ये रिश्ता पैदा ही हुआ था पार्टीशन के, बंटवारे के जख्मों से। दुश्मनी इसके डीएनए में थी। यहाँ कोई हनीमून पीरियड नहीं था, पहले दिन से ही कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरी थी। और फिर आया 1990s का डेकेड। ये वो टाइम था जब इंडिया की कहानी ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया। ऐसा यू टर्न कि इंडिया को अपनी 40 साल पुरानी फॉरेन पॉलिसी की किताब फाड़कर एक बिल्कुल नई किताब लिखनी पड़ी। पर ऐसा हुआ क्या? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तूफान एक साथ आ गए थे। स्क्रीन पर इस नंबर को देखो, 2 हफ्ते, सिर्फ 14 दिन। हाँ, 1991 में इंडिया के पास इतना ही पैसा बचा था कि हम बस 14 दिन का जरूरी सामान जैसे पेट्रोल इंपोर्ट कर सकते थे। सोचो, हम बैंक से लोन लेने की हालत में भी नहीं थे और हमें अपना सोना, देश की शान विदेश में गिरवी रखना पड़ा। इससे बड़ा वेकअप कॉल और क्या हो सकता था, बताओ? तो बात सिर्फ पैसे की कमी की नहीं थी, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 3 बड़े झटके एक साथ लगे। नंबर 1, हमारा सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद दोस्त सोवियत यूनियन टूट गया। रातों रात हम दुनिया में अकेले पड़ गए। नंबर 2, उस इकोनॉमिक क्राइसिस ने हमें मजबूर कर दिया कि अपनी बंद इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दो। और नंबर 3, हमारे पड़ोस में ही चाइना एक नया इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर खड़ा हो रहा था। बस इन 3 तूफानों ने इंडिया को बदलने पर मजबूर कर दिया। और इसी क्राइसिस की आग से तपकर निकला एक नया इंडिया, एक नया इंडिया। इस नए इंडिया ने पता है क्या किया? आइडियलिज्म का चश्मा उतारा और प्रैक्टिज्म यानी प्रैक्टिकल सोच का चश्मा पहन लिया। अब ये वो इंडिया था जो दुनिया से आंख में आंख डाल के बात करने का कॉन्फिडेंस रखता था। एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। और नए इंडिया का नया मंत्र बना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हाँ, थोड़ा फैंसी सा वर्ड है, पर मतलब बड़ा सिंपल है। हम अपने फैसले अपनी मर्जी से लेंगे, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से। सिंपल। अब हम ना अमेरिका की टीम में हैं, ना रशिया की। हम सिर्फ टीम इंडिया में हैं। हम सबसे दोस्ती करेंगे, पर अलायंस, गठबंधन किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि 1991 ने सबक सिखाया था कि किसी एक दोस्त पर पूरी तरह डिपेंड रहना कितना खतरनाक हो सकता है। और ये नई सोच का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता एकदम 180 डिग्री यू टर्न। सोचो, जो अमेरिका कल तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त था, वो आज इंडिया का इंडिस्पेंसिबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक ही वजह है, दोनों का कॉमन टेंशन पॉइंट, अ राइजिंग चाइना। आज अमेरिका हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है और हम क्वाड जैसे ग्रुप्स में एक साथ काम कर रहे हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि अमेरिका से दोस्ती का मतलब क्या रशिया से दुश्मनी है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यही है। रिश्ता बदला है, टूटा नहीं है। जैसा स्क्रीन पर लिखा है, रशिया अब हमारी लाइफलाइन नहीं रहा, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर आज भी है। वो स्पेशल रिलेशनशिप शायद अब उतना स्पेशल नहीं है, पर आज भी S-400 जैसे क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम्स जो हमें कोई और नहीं देगा, वो रशिया ही देता है। और अब आते हैं चाइना पर। इस रिश्ते पर तो पूरी फिल्म बन सकती है। जरा इस टाइमलाइन को देखो। कहानी शुरू हुई थी भाई भाई से, लेकिन 1962 के धोखे ने, उस जंग ने इस विश्वास को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। फिर सालों की खामोशी के बाद रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिश हुई और आज आमने सामने की राइवलरी है। गलवान जैसी झड़पों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि चाइना ही इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। पाकिस्तान के साथ भी गेम पूरा बदल गया है। इस चार्ट को देखो। जब पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि वो हमसे आमने सामने की 4 जंग हार चुके हैं और जीत नहीं सकते, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। उन्होंने असिमेट्रिक वॉरफेयर का रास्ता अपनाया, यानी सीधे शब्दों में आतंकवाद। उनकी पॉलिसी थी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, हजारों जख्म देकर इंडिया को कमजोर करो। इसके जवाब में नए इंडिया ने भी अपना रिस्पॉन्स बदला। अब हम सर्जिकल स्ट्राइक्स और डिप्लोमैटिक आइसोलेशन से जवाब देते हैं। क्या सफर था, है ना? तो क्लास, इस पूरे 75 साल के रोलर कोस्टर से हमने आखिर सीखा क्या?
चलिए अब इस पूरी कहानी का फाइनल रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। ये टेबल ये पूरी कहानी का समरी है एक ही स्लाइड में। देखो, एक तरफ 1991 से पहले का इंडिया, आइडियलिस्टिक, डिफेंसिव, बंद इकोनॉमी वाला और यूएसएसआर पर डिपेंडेंट, और दूसरी तरफ 1991 के बाद का नया इंडिया, प्रैक्टिकल, कॉन्फिडेंट, ओपन इकोनॉमी वाला और मल्टी अलाइंड। पहले सबसे बड़ा चैलेंज गरीबी थी, आज सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो इन सारे लेसन्स में से सबसे बड़ा सबक, द किंग ऑफ ऑल लेसन्स, कौन सा है? इस चार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा देखो, 40%। इकोनॉमिक पावर इज की। फंडा बड़ा सिंपल है, जब तक आपकी जेब में पैसा है यानी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तभी दुनिया आपकी आवाज सुनेगी, उसमें वजन होगा। बाकी सबक भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, इसलिए ज्योग्राफी डेस्टिनी है। आइडियोलॉजी से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। और हाँ, जब आप अंदर से मजबूत होंगे तभी बाहर की दुनिया आपकी इज्जत करेगी। तो आज हम यहां खड़े हैं। एक तरफ अमेरिका है जो हमें अपनी टीम में खींच रहा है, दूसरी तरफ रशिया पुरानी दोस्ती की दुहाई दे रहा है, और सामने चाइना जैसा एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा है। तो क्लास, मेरा आपसे ये फाइनल सवाल है, इस ग्लोबल शतरंज की गेम में इंडिया की अगली चाल आखिर क्या होनी चाहिए? इस पर सोचना जरूर। चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।